का हमला नंबर 1। रूस का हमला नंबर 2। रूस का हमला नंबर 3। रूस का हमला नंबर 4। रूस का हमला नंबर 5। रूस के इस मिसाइल अटैक को दुनिया पुतिन का सबसे बड़ा धोखा बता रही है। Ракету мы вместе, да, видели ракету, летящую над головой, буквально куда-то в сторону города. И что вы почувствовали? Вита, пошли туда. Ну, я вам скажу, приятного мало. Все, ну, Как-то. все. दुनिया की मीडिया सवाल कर रही है कि इन हमलों को देखकर रूस पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है। रूस का ये हमला सबूत है, वो जो वादे करता है उन्हें निभाता नहीं। आरोप लग रहे हैं कि पुतिन की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक वैसे ही जैसे पुतिन की सेना आसमान के रास्ते कैलिबर मिसाइल से ओडेसा का ये हाल कर देती है। Ракеты, одного мы видели, которые сбили, потом полетели следующие, мы очень испугались, побежали в убежище. Обычно мы это не делаем, но в этот день мы это сделали. Это было неприятно. И это было громко, шумно и, ну, что вам сказать, страшно. इन हमलों को देखकर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रूस की सेना ने समझौते पर साइन किया था। ओडेसा पर फिलहाल हमला नहीं करने का भरोसा दिया था, लेकिन समझौता करने के 12 घंटे बाद ही ओडेसा के एक पोर्ट पर हमला कर दिया। Сегодняшний российский ракетный удар по Одесі, по порту нашому, цинічний, виявився ударом також по політичних позиціях самої ж Росії. Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь там діалог з нею, з Росією, якісь там домовленості, бачите, що відбувається. Сьогоднішні російські калібри знищили саму можливість для таких заяв. यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि रूस ने वादे को तोड़ने में 24 घंटे भी नहीं लगाए और ओडेसा बंदरगाह पर मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन की सेना की दक्षिणी कमान का कहना है कि रूस ने काला सागर से 4 कैलिबर मिसाइल से हमला किया। 2 मिसाइलें ओडेसा पोर्ट पर गिरी, वहीं बाकी 2 मिसाइलों को यूक्रेन की एयरफोर्स ने हवा में ही मार गिराया। І ми бачимо абсолютно одностайність світової реакції на цей удар. Окупантам вже нікого не обманути. Серед іншого, в результаті цього удару пошкоджено будівлі Одеського художнього музею. Ракети вдарили зовсім поруч з історичними об'єктами Одеси, з тим, що є надбанням не тільки для української культури, для культури Європи. इस्तांबुल समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के सामने रूस ने अनाज निर्यात समझौते पर दस्तखत किए थे। शुक्रवार को समझौता हुआ और रविवार को मिसाइलें बरसाकर अनाज निर्यात का समझौता कराने वाले तुर्की और संयुक्त राष्ट्र का माखौल उड़ा दिया। По Одесі, і це після того, як вчора Туреччина, ООН і Росія сказали про те, що вони знають, як домовлятись з Російською Федерацією і забезпечити безпековий коридор для експорту українського зерна. І не пройшовши 24 годин, були нанесені удари саме по цих зернових терміналах, по території Одеси і порту. रूस यूक्रेन जंग 5 महीने से जारी है। यूक्रेनी शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है।
जंग के चलते दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो गया। दुनिया को इस संकट से निकालने के लिए 23 जुलाई को रूस यूक्रेन ने अनाज निर्यात समझौता किया, लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि रूस अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। रूसी सेना ने समझौते पर साइन करने के 12 घंटे बाद ही ओडेसा के एक पोर्ट पर हमला कर दिया। दरअसल समझौते के तहत ये तय हुआ था कि रूस की सेना यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला नहीं करेगी। बावजूद इसके रूस ने ओडेसा पोर्ट पर मिसाइल से हमला कर दिया। ये भी तय हुआ था कि तुर्की और संयुक्त राष्ट्र जहाजों का निरीक्षण करेंगे ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि रूस के हथियार यूक्रेन नहीं लाए जा रहे हैं। वहीं काला सागर में फंसे अनाज से भरे जहाज तुरंत ही निर्यात के लिए वहां से निकाले जाएंगे। काला सागर के रास्ते अनाज का निर्यात फिर से शुरू हो जाएगा। जंग के बाद यूक्रेन से अनाज और तेल बीजों का निर्यात लगभग बंद हो गया था। अगर युद्ध लंबा खिंचा और रूस यूक्रेन से अनाज की सप्लाई कम रही तो दुनिया के करोड़ों लोगों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन दुनिया को 30% गेहूं, 29% जौ, 15% मक्का और 75% सूरजमुखी का तेल मुहैया करवाते हैं। जंग ने रूस यूक्रेन सप्लाई को अस्त व्यस्त कर दिया। यूक्रेन ने रूसी हमले को बेअसर करने के लिए समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा दी। समंदर की अतल गहराइयों में बिछाई गई शी माइन कुछ ऐसे ही दुश्मनों का काल बनती है। रूस की नौसेना ने काला सागर में ऐसी ही शी माइंस का जाल बिछा रखा है जो यूक्रेन की नेवी के लिए साइलेंट किलर बने हुए हैं। काला सागर में रूस के बिछाए सी माइंस का असर सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं है। इसके फटने के खौफ ने अरबों लोगों के निवाले पर संकट खड़ा कर दिया है। ब्लैक सी में बारूद की बरसात का असर 94 देशों में मौजूद लोगों की थाली पर पड़ने की आशंका है। वजह है काला सागर की मचलती लहरों पर पुतिन की सेना का पहरा। ब्लैक सी में पुतिन की सेना का वर्चस्व है। ब्लैक सी से लगे यूक्रेन के सभी बंदरगाहों पर रूस की कड़ी नजर। ओडेसा बंदरगाह पर रूस की नाकेबंदी। ओडेसा से यूक्रेन के माल की लदाई होती है। ऐसे में इस नाकेबंदी का खत्म होना जरूरी हो गया था। इसके लिए इस्तांबुल में दस्तखत भी हुए, लेकिन ओडेसा पर हुए रूस के मिसाइल अटैक ने एक बार फिर खौफ को बढ़ा दिया है। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यूक्रेन से मालडोवा 92% गेहूं आयात करता है, लेबनान 81%, कतर 64%, ट्यूनीशिया 49%, लीबिया 48%, पाकिस्तान 48% और बांग्लादेश अपनी जरूरत का 25% गेहूं यूक्रेन से मंगाता है। ऐसे में रूस के ताजे हमले से एक बार फिर यूक्रेन का लाखों टन अनाज फंस सकता है। यूक्रेन के थिंक टैंक सेंटर फॉर डिफेंस स्ट्रेटजीज के मुताबिक फिलहाल काला सागर में 6 ब्लैक सी फ्लीट जहाज और 2 पनडुब्बियां हैं जो मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बिछाए शी माइंस भी जहाजों के लिए काल बनी हुई हैं। काला सागर की लहरों पर रूस के युद्धपोत तैनात हैं। समंदर के अंदर पनडुब्बियां मोर्चा संभाले हुई हैं। साथ ही साथ साइलेंट किलर के तौर पर शी माइंस भी मौजूद हैं। यानी अनाज और भूखे लोगों के बीच समंदर में माइंस बिछे हैं। एडवांस माइंस समुद्र की सतह पर नहीं
पानी के अंदर लगाई जाती हैं। जब पानी के अंदर माइंस में ब्लास्ट होता है तब 3 तरह से ये असर करता है। विस्फोट से निकली ऊर्जा का 53% शॉक वेव होती है, 46% गर्मी में बदल जाती है, वहीं 1% लाइट में तब्दील होती है। लेकिन दुश्मन के युद्धपोत पर सबसे अधिक असर माइन से निकले शॉक वेव करते हैं। शॉक वेव युद्धपोत को तोड़ देते हैं। करीब करीब पूरे ब्लैक सी पर रूस ने कैसे बारूद का जाल बिछा रखा है, इसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि समंदर के नीचे से निकलती मिसाइल अपने टारगेट को ध्वस्त करने के लिए तेजी से बढ़ रही है। समंदर, मिसाइल और सबमरीन से यूक्रेन को दहलाने का ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि रूस की तरफ से जारी किया गया। ये वीडियो उस वक्त का बताया गया जब रूस ने काला सागर के अपने सबमरीन से यूक्रेन पर मिसाइल से अटैक किया था। रूस की पनडुब्बियां पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए जानी जाती हैं। ब्लैक सी से यूक्रेन के खिलाफ पनडुब्बी से मिसाइल हमले का ये वीडियो रूसी पनडुब्बी की ताकत का प्रदर्शन भर नहीं रहा। इसके पीछे की कहानी खुद दुनिया के सबसे छोटे समंदरों में शुमार ब्लैक सी है, जिस पर रूस का 300 सालों से दबदबा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इस दबदबे को बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि ब्लैक सी में नेटो देशों की दखल रूस के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। कैसे, ये समझने के लिए काला सागर भूगोल को समझना होगा। काला सागर 6 देशों की सीमा से लगता है, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बल्गेरिया, रोमानिया और यूक्रेन। इन देशों में 4 पहले से ही नेटो के सदस्य हैं। जाहिर है रूस की चुनौती बड़ी है, क्योंकि 5वां देश यूक्रेन भी नेटो में शामिल होने के लिए बेकरार है। रूस ये कभी नहीं होने देगा, चाहे पूरा यूक्रेन कब्रिस्तान में तब्दील करना पड़े। यूक्रेन के समंदर से लेकर जमीन और आसमान तक बमों की बारिश से काला क्यों न पड़ जाए, जैसे रूस अभी डोनेस्क और निकोपोल में तबाही मचा रहा है। अब तक 30,000 से ज्यादा लोग यूक्रेन युद्ध में मर चुके हैं। ज़ेलेंस्की जानते थे कि अगर वो पुतिन से जंग लड़ेंगे तो खामियाजा यूक्रेन को ही झेलना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पुतिन से जंग लड़ी। लेकिन इसकी असल वजह क्या है? अगर हम ज़ेलेंस्की के पूरे पॉलिटिकल करियर को देखें तो वो किसी फिल्म की तरह है, लेकिन इस फिल्म के अंदर एक खलनायक भी है जिसका ज़ेलेंस्की की जिंदगी पर पूरा असर है और जिसकी वजह से आज ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यहीं से खुलती है ज़ेलेंस्की की करप्शन फाइल्स, जिस पर आज हमने पूरी रिसर्च की है और कई दस्तावेजों का अध्ययन किया है, जिससे ये पता चलता है कि ज़ेलेंस्की हीरो है या विलन। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया में हथियार मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की इंसाफ के लिए पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं। पुतिन से भिड़ने वाले ज़ेलेंस्की की तुलना यूरोप का मीडिया विंस्टन चर्चिल से कर रहा है। पुतिन के कुछ कट्टर विरोधी ज़ेलेंस्की को मदर टेरेसा के समान दयालु बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में ज़ेलेंस्की क्या है? ज़ेलेंस्की फौज वाली एक खाकी टी शर्ट पहनकर जैसा खुद को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं, क्या वो वैसे ही है या फिर सच्चाई कुछ और है? ज़ेलेंस्की का पूरा राजनीतिक साम्राज्य करप्शन और भ्रष्टाचार पर टिका हुआ है। ज़ेलेंस्की की करप्शन फाइल्स के सारे पन्ने आज हम आपके सामने खोलने वाले हैं। ज़ेलेंस्की करप्शन फाइल्स।
पूरी करप्शन फाइल खोलेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे पुतिन के मिसाइलों ने कीव से 456 किलोमीटर दूर अपोस्टोलोव पर हमला बोल दिया है। लड़ाकू विमानों और उनसे निकली मिसाइलों ने यूक्रेन का बुरा हाल किया है। कैसे ज़ेलेंस्की के 200 से ज्यादा लड़ाके एक ही दिन में पुतिन की स्पेशल फोर्सेस ने मार गिराए हैं, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ज़ेलेंस्की की करप्शन फाइल्स की। एक साल पहले जिस गाड़ी से ज़ेलेंस्की चलते थे, वो गाड़ी यूक्रेन के बिलियनियर बिजनेसमैन इहोर कोलोमोइस्की की थी, जो बॉडीगार्ड चुनाव के कैंपेन में हर वक्त ज़ेलेंस्की के साथ रहता था। वो भी यूक्रेन के बिलियनियर बिजनेसमैन इहोर कोलोमोइस्की का था। और जो खास वकील हर वक्त ज़ेलेंस्की के लिए काम कर रहा था, वो वकील भी यूक्रेन के बिलियनियर बिजनेसमैन इहोर कोलोमोइस्की का वकील था। आखिर कौन है ये यूक्रेन का अरबपति कोलोमोइस्की, जिसके बारे में ज़ेलेंस्की के राजनीतिक विरोधियों ने करप्शन के आरोप लगाए और यहां तक कहा कि ज़ेलेंस्की इहोर कोलोमोइस्की की कठपुतली है। Вже так розпорядилася, що звела мене в другому турі, і я не соромлюся це казати, звела мене з маріонеткою Коломойською. फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक ज़ेलेंस्की की कुल संपत्ति करीब 240 करोड़ रुपए है। लेकिन क्या कोई भी हास्य कलाकार अभिनय से इतना पैसा कमा सकता है? दावा ये किया जाता है कि लंदन, इटली और अमेरिका के मियामी में ज़ेलेंस्की की बड़ी-बड़ी संपत्तियां हैं। और ये सारी संपत्ति उन्होंने इसलिए खड़ी की है कि अगर रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है या फिर ज़ेलेंस्की के विरोधी यूक्रेन से ज़ेलेंस्की को हटा देते हैं, तो ज़ेलेंस्की देश से बाहर बनाए अपने बड़े बंगले में पूरी जिंदगी निकाल सके। ये वो सच है जिसको ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के अंदर हमेशा छुपाने की कोशिश की है। सबसे हैरानी की बात यह है कि एक तरफ ज़ेलेंस्की अपने देश के अंदर लोगों के सामने ये दावे पेश करते हैं कि वो सच्चे देशभक्त हैं और इसलिए यूक्रेन की सुरक्षा के लिए पुतिन के साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी करप्शन फाइल्स में उन पर लगे घोटालों के आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है। वाला के खिलाफ एक बड़ा चक्रव्यूह